पास अगले यूनिट 2 जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं स्केल डिटर्मिनेशन, अवेलेबिलिटी एक्विजन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स इन इंडिया, इमेज इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एरियल फोटोग्राफ, एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनोटेशन ऑन एन एरियल फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनोटेशंस ऑन एन एरियल फोटोग्राफ। तो गाइस सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए किसका, एनोटेशंस का। सो एनोटेशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये कोई रिटन हो गए, ठीक है, ABCD, कोई पॉइंट्स लिखा हो गया, न्यूमेरिक 1 2 3 4, कोई सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एरियल फोटोग्राफ्स के बॉर्डर्स पे ऊपर नीचे साइड, ठीक है, दाएं बाएं जो है लिखी गई होती है, तो वो सब क्या होता है, एनोटेशंस का। सो कोई एक एरियल फोटोग्राफ है, उसके ऊपर जो भी सिंबल्स लिखे हैं, कोई लेटर लिखे हैं, कोई नंबर्स लिखे हैं, उसको इंटरप्रेट करना, ये टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशंस ऑफ एरियल फोटोग्राफी। सो एनोटेशंस क्या होते हैं, ये रिटन न्यूमेरिक सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन होती है प्रिंटेड ऑन और अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है एनोटेशंस को और डिटेल में करें तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनोटेशंस के कुछ टाइप्स। जैसे कि एनोटेशन का सबसे पहला टाइप है फ़ोटो आईडी नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है फ़ोटोग्राफ का। मान लो हमारे पास बहुत सारी एरियल फ़ोटोग्राफ्स है और हमें एक पर्टिकुलर प्लेस की एरियल फोटोग्राफी का पता करना है कि इस जगह पे हमने फ़ोटो खींची थी, तो हम एक साइड में अलग से एक रिकॉर्ड बना के चलते हैं कि हमने इस फ़ोटो आई का नंबर जो है ये चीज़ है और ये इसके बारे में है। सो ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है फ़ोटोग्राफ का, फ़ोटो आई नंबर। जैसे कि सॉर्टे 1 2 3 4 फ्रेम, यूज टू रिट्रीव और मैच स्टीरियो पेयर्स, ठीक है। सो अलग अलग जो है नाम होते हैं वो उस हिसाब से डिफर करते हैं, ठीक है। सो फोटो आईडी नंबर क्या हो गया, बेसिकली कि एक प्रकार का एनोटेशन टाइप हो गया जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है फोटोग्राफ्स का। नेक्स्ट हो गया फ्लाइट लाइन और डायरेक्शन, कि फ्लाइट लाइन और डायरेक्शन को भी हम लोग एनोटेशन के थ्रू दिखाते हैं कि फ्लाइट लाइन को हम एरो से या मार्क शोइंग एयरक्राफ्ट पाथ इन कैमरा डायरेक्शन, कि ये बेसिकली क्या होता है, एरो होता है कि एयरक्राफ्ट यहाँ से चली है या फिर इस दिशा से इस दिशा में चली है, ठीक है। हेल्प डिटरमाइन नॉर्थ और साउथ अलाइनमेंट। नेक्स्ट हो गया डेट ऑफ फोटोग्राफी, कि वही कि हमने कब ये तस्वीर खींची थी, कंपेयरिंग द इमेजेस ऑफ ओवर टाइम। फिर हो गया टाइम ऑफ एक्सपोजर की प्रिसाइज टाइम, और ये मतलब ये ऑप्शनल है कि कितनी देर तक हमने जो है फ़ोटोग्राफी खींची है, प्लस एनालिसिस वगैरह किया है, सो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ थी उस टाइम पे लेंसेज वगैरह की, सो वो क्या होता है, वो भी एरियल फोटोग्राफ में कहीं ना कहीं किसी साइड में दिखाई जाती है। इसके अलावा एल्टीट्यूड और फ्लाइंग हाइट हो गई, कितने अल्टीट्यूड पे हवाई जहाज उड़ रहा था जब एरियल फोटोग्राफी खींची गई। इसके अलावा स्केल जो होता है वो किस तरीके से कौन सा स्केल चूज़ किया गया था एरियल फोटोग्राफी में, वो भी दिखाया जाता है। कैमरा सीरियल नंबर होता है, ठीक है, टेक्निकल रिकॉर्ड्स के लिए, तो वो दिखाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स और ग्रिड सिस्टम दिखाया जाता है। जियो रेफरेंसिंग के लिए, जियो रेफरेंसिंग हमने करी थी जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है उनका यूज़ करके किसी एक एरिया को डिफ़ाइन करते हैं या उसके एरिया के बारे में शो करते हैं। ओवरलैप मार्क्स क्या होता है, इंडिकेट स्टीरियो ओवरलैपिंग एरिया यूजुअली विजिबल एजेस ऑफ अदर फोटोज़। फिर है फोटो सेंटर और फिड्यूशियल मार्क्स, फिड्यूशियल मार्क्स जो कि एजेस पे बनाए जाते हैं और जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। और CPP क्या होता है, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, PP, प्रिंसिपल पॉइंट किसी दूसरी फ़ोटो पे, ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है प्रिंसिपल पॉइंट एडजेसेंट फ़ोटो में, तो उसको CPP कहते हैं। फिर आता है टिल्ट और रोल इन्फो, कि समटाइम्स एडेड टू शो हाउ मच द एयरक्राफ्ट वॉज टिल्टेड, कि कितना टिल्ट पे एयरक्राफ्ट जो थी वो खींची गई थी। सो बेसिकली ये अलग अलग एनोटेशंस हो गए, मतलब अलग अलग सिंबल साइंस। एक एरियल फोटोग्राफी में सिर्फ फोटोग्राफ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, अलग अलग साइंस, कुछ लिखा हुआ, कुछ नंबर्स मिलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, और एनालिसिस वगैरह करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास दे रखी है एक इमेज जिसमें जैसे यहाँ पर फ़ोटो आईडी नंबर दिखा सकते हैं, ये फिड्यूशियल मार्क्स हो गए, ये और ये यहाँ पे जैसे एल्टीट्यूड वगैरह बता सकते हैं, फोकल लेंथ बता सकते हैं, यहाँ पर डेट बता सकते हैं, हम एरियल फोटोग्राफी में होती है, लिखी हुई होती है। इसके अलावा फ़्लाइट और डायरेक्शन हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, रिवर रोड्स हैं, यहाँ पर ये रिवर है, रोड है, ठीक है, मेंडोज वगैरह, यहाँ पर ये सीधी रोड जा रही है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह हैं। सो हम किस तरीके से कल्चरल और फिज़िकल
जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। स्टीरियोस्कोप का यूज़ करके हम लोग इनका 3D व्यू देख सकते हैं, कहीं पर हिल्स हैं तो कहीं पर वैलीज़ वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बता सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एनोटेशन की। एनोटेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सिंपल हमने बता दिया कि हमें आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर ओरिएंटेशन करना है अगर दो एरियल फोटोग्राफ्स का, तो हमें इसका रिक्वायरमेंट होती है। हमें प्रिसाइज मैपिंग करना है, स्टीरियोस्कोपिक एनालिसिस में इन सिम्बल्स एनोटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज एरियल फोटो आर्काइव्स की बहुत सारा आर्काइव मतलब कलेक्शन है एरियल फोटोग्राफ का, तो उनको मैनेज करना, उनकी प्रॉपर नंबरिंग करना, उनके फ़ोटो आईडी कार्ड नंबर वगैरह जो भी है उनसे मैच करके, ठीक है। उनको ऑफर एसेंशियल टेक्निकल डिटेल्स की कितने टिल्ट पर थी, क्या एल्टीट्यूड पर खींची गई थी, इसके अलावा टेम्पोरल एनालिसिस करने के लिए किस टाइम पर खींची गई थी फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये होता है एनोटेशंस ऑफ द एरियल फोटोग्राफ टॉपिक, ठीक है, कि एनोटेशंस क्या होते हैं। फिर हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े एनोटेशंस के, फिर एक एग्जांपल ये इस तरीके की एरियल फोटोग्राफी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, छोटा सा हमने किए 2-3 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला टॉपिक जो कि है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्केल ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी। सो लेट अस स्टडी टुगेदर, ठीक है, स्केल ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर स्केल ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे स्केल को, कि स्केल क्या होता है। ये रेशो होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द फोटो, कि जो भी फोटोग्राफ है उसके ऊपर क्या डिस्टेंस है, ठीक है, वर्सेस जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में। मे बी ग्राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो, इतना हो, लेकिन जैसे अगर हम इसमें बनाएं सो ये इस टाइप से और ये इस टाइप से, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर जो असली डिस्टेंस है वो कितना है, इतना है, लेकिन फ़ोटो पे मात्र इतना डिस्टेंस दिखाया है। सो ये रेशो क्या हो गया, जो इस पे डिस्टेंस दिखाया है अपॉन में जो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्केल। सो स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द फोटो एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इट टेल्स अस हाउ मच द रियल वर्ल्ड हैज़ बीन रिड्यूस टू फिट ऑन द फोटोग्राफ, सिंपल। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर द स्केल ऑफ अ एरियल फोटोग्राफ। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग बताते हैं किसके बारे में, इसमें हम लोग बताते हैं एफ़ यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बताते हैं किसके बारे में, एफ़ यानी कि फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। और फ्लाइट हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एरोप्लेन है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एच। एच क्या होता है, फ्लाइंग हाइट अबव द ग्राउंड, यानी कि कितनी दूरी थी कैमरा के साथ जो कि चित्र खींच रहा है, अपॉन में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका, कैमरा का। फोकल लेंथ किस में हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है और मिलीमीटर्स में भी हो सकता है, ठीक है। और हाइट जो है वो हम इसके अंदर सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, बोथ एफ एंड एच, यानी कि जो भी फोकल लेंथ है और जो भी हाइट है वह किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। सो स्केल का बेसिक सिंपल फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट से। तो स्केल क्या हो गया बेसिकली, एफ अपॉन में एच, वेरी सिंपल। तो एस स्केल क्या हो गया, एफ अपॉन में एच। एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, एच मतलब हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, जो भी चित्र खींच रहा है उसकी फ्लाइंग हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मिलीमीटर्स में भी हो सकता है और मीटर्स में भी हो सकता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास फोकल लेंथ दे रखी है 152 mm, हमारे पास फ्लाइंग हाइट अबव द ग्राउंड दे रखा है 7600 mm मीटर्स। तो हम मीटर्स दे रखा है तो हम इसको किस में करेंगे, mm में करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया, हमने इसको कैलकुलेट किया ये, तो हमारे पास स्केल आ गया 1:50,000 स्केल आ गया हमारे पास ये, जिसका मतलब क्या होता है, 1 यूनिट ऑन द फोटो रिप्रेजेंट्स 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। सो ये होता है स्केल का मतलब कि मात्र 1 यूनिट फ़ोटो के ऊपर ग्राउंड के 50,000 यूनिट्स के बराबर है। तो स्केल का मतलब क्या हो गया, रेशो ऑफ द distance on the photo and actual distance on ground. It tells how the real world has been reduced to fit on the photograph. So scale of aerial photograph के बारे में अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो
सो गाइस, अब अगर हम इसी कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझें, सो ये हमें पता है कि जो स्केल होता है वो किसके इक्वल होता है। स्केल किसके इक्वल होता है? फोकल लेंथ अपॉन में फ़्लाइंग हाइट। ठीक है, तो स्केल हमने और इससे भी पहले समझा था कि स्केल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस ऑन द फोटो, फोटो के ऊपर क्या डिस्टेंस है, अपॉन में डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, है ना। सो स्केल की जगह पे हम डिस्टेंस ऑन फोटो और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड का रेशो लिख सकते हैं, क्योंकि स्केल क्या होता है, यही होता है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूला में डिस्टेंस को भी ऐड कर दिया। सो डीपी का मतलब क्या है कि फ़ोटो के ऊपर क्या डिस्टेंस है वर्सेस अर्थ के ऊपर उस चीज़ में कितनी दूरी है। डीजी यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल बता दिया? फोकल लेंथ अपॉन में फ्लाइंग हाइट के बराबर। सो इस तरीके से जो स्केल है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, फोकल लेंथ अपॉन में फ्लाइंग हाइट, और साथ ही साथ हम लोग इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन में फ़ोटो, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड भी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि स्केल हमें पता चल गया, फोकल लेंथ अपॉन में फ्लाइट हाइट जो भी है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल में बताई गई है? फोकल लेंथ की। यानी कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है कैमरा की तो स्केल भी ज़्यादा होगा, और वहीं जो स्केल है फ़ोटो का, जो फोटोग्राफी का स्केल है एरियल फोटोग्राफी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एच के, यानी कि फ्लाइंग हाइट के। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमें पता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? जब नीचे हो, तो यहाँ पर एच क्या है? नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब ये चीज़ बढ़ती है तो ये चीज़ घटती है। सो इसी चीज़ को अगर हम और बेहतर तरीके से समझें कि इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि हमने हाइट सेम रखी है और हमने फोकल लेंथ को बढ़ा दिया है। फोकल लेंथ यानी कि जो ऊपर बैठा है, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे है। सो फोकल लेंथ को अगर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, देन द इमेज ऑफ द ग्राउंड ऑन द एरियल फोटोग्राफ विल बी लार्जर। ऑन द कंट्ररी, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज केप्ट कांस्टेंट और नो चेंज इज मेड इन इट एंड द हाइट को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे विजिबल ऑन द ग्राउंड विल अपीयर स्मॉलर ऑन द एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन्ड है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। बाकी इसमें ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ द अबव फॉर्मूला इफ़ वी नो द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ एंड द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज कैन बी फाउंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एयरप्लेन है जो फ्लाई कर रही है एट हाइट ऑफ 10,000 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी इज इतना। तो हमें यहाँ पर स्केल दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फोकल लेंथ निकालनी है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास क्या दे रखा है? स्केल दे रखा है और हमारे पास हाइट दे रखी है, हमने निकालना है फोकल लेंथ। फॉर्मूला हमें पता ही है, स्केल इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ अपॉन में हाइट, और फोकल लेंथ जो है हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम एस को इंटू एच कर देंगे, यानी कि जो भी स्केल है, ठीक है, ये हमारा, हम स्केल को हम लोग हमेशा ऐसे फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, है ना, उसमें इंटू कर देंगे हम लोग 10,000 मीटर। ठीक है, 10,000 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर इंटू 100 क्यों किया है? सो बेसिकली ये क्या है? मीटर के अंदर है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और फिर हमारे पास फोकल लेंथ किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर्स में, जो कि होगी 10 सेंटीमीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गई, और रेस्ट हमारे पास क्या बचा? 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड नंबर 2। एक है हमारे पास, एक और मेथड आता है, ठीक है, मेथड नंबर 2, जो कि स्केल से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक हमारे पास दिया होता है फोटोग्राफिक डिस्टेंस और एक हमारे पास होता है मैप डिस्टेंस। सो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ रिलायबल एंड एक्यूरेट मैप एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द एरियल फोटोग्राफ आर गिवन, देन स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली। सो स्केल हम लोग सिर्फ डिस्टेंस से या फिर फोकल लेंथ या हाइट के बजाय, अगर हमें डिस्टेंस दे रखा है, मैप में क्या है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और वही उस एरियल फोटोग्राफी में क्या है 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर दे रखा है एक फॉर्मूला जिसके अंदर आता है हमारे पास डीपी
इज़ टू DM, यानी कि डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ जो है, और डिस्टेंस ऑन द मैप यानी कि DM, SP इंटू में SM। सो इंटू का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस ऑन फोटो है अपॉन में डिस्टेंस ऑन मैप किसके इक्वल होता है, स्केल ऑफ द फोटोग्राफी अपॉन में स्केल ऑफ द मैप। सो ये हमारे पास क्या है, पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये सेम ही है, दोनों चीज़ें बस अलग तरीके से लिखी गई हैं। सो DP DM का मतलब हमें पता चल गया। DP का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑन फोटो। DM का मतलब डिस्टेंस ऑन मैप। SP का मतलब स्केल ऑफ फोटो। SM का मतलब स्केल ऑफ द मैप। फिर इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक मानचित्र यानी कि एक मैप पर दो डॉट्स के बीच की दूरी, यानी कि एक हमारे पास क्या है, एक मैप है, ठीक है। जैसे ये हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मैप है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक इंडिया का मैप है, तो हमने एक इंडिया का मैप जो है बना दिया। अब दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। सो मैप पे पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। और वहीं एरियल फ़ोटो में जो इसकी दूरी दे रखी है, और वहीं हमारे पास क्या है, एरियल फ़ोटोग्राफ है और उसमें भी दो पॉइंट्स हैं और उसमें इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। फ़ोटोग्राफ की जो स्केल है, स्केल ऑफ फ़ोटोग्राफ कितना दे रखा है, हमें निकालना है, ठीक है। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो है वो हमें निकालना है, और जो स्केल ऑफ मैप है वो हमें पता है, जबकि मानचित्र की मापनी कितनी है, 1:10,000, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता ही है। SP क्या है, स्केल ऑफ फोटो। DP क्या है, डिस्टेंस इन द फोटो। DM क्या है, डिस्टेंस ऑन द मैप, जो कि ये है। और MSF क्या होता है, जो भी स्केल दे रखा होता है मैप का, ठीक है। MSF का मतलब क्या होता है, जो भी मैप का स्केल दे रखा है। सो MSF का मतलब क्या होता है, मैप स्केल फैक्टर, जो कि हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे, 1:10,000। सो SP DP DM MSF इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, स्केल ऑफ फोटोग्राफ 1:5,000, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, ये मेथड्स थे अलग अलग स्केल निकालने के। जैसे सबसे पहले हमने क्या, फोकल लेंथ वाला एक मेथड तो हमें पता ही है, सिंपल सा, कि डिस्टेंस ऑन द फोटो अपॉन में डिस्टेंस ऑन द मैप गिव्स यू स्केल, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया कि फोकल लेंथ और हाइट से। तीसरा मेथड हो गया जो जिसमें हम DP DM SP SM का यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टॉपिक, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्केल से रिलेटेड, जैसे कि वाई इज़ देयर डिस्टॉर्शन, यानी कि गड़बड़ी इन द स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ ऑफ अ रग्ड माउंटेनियस टेरेन, कि जो डिस्टेंस होता है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ रग्ड माउंटेनियस एरिया फ्रॉम द कैमरा वेरीज विच कॉजेज डिस्टॉर्शन इन द स्केल, कि उबड़ खाबड़ जगह पे तो डिस्टॉर्शन होता ही है स्केल का, क्योंकि जो कैमरा होता है वो वेरी करता है, जो डिस्टेंस होता है कैमरा का वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है। फिर यहाँ पर जो कैमरा से डिस्टेंस होता है वो तो वेरी करेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन पीक्स दैट आर नियरर द कैमरा अपीयर लार्जर ऑन द एरियल फोटोग्राफ इन द कंट्रास्ट, जो डीप वैली जैसे माउंटेन्स हो गई, फिर यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई वैली टाइप सी है, तो वो क्या होगी, हमें प्रॉपर स्मॉलर अपीयर होगी, क्योंकि ये कैमरा से क्या है, काफ़ी दूर है और ये कैमरा के बिल्कुल पास है। तो इस वजह से रग्ड टोपोग्राफी में थोड़ी बहुत क्या होती है, डिस्टॉर्शन हमें स्केल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है, हाउ इज़ द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्केल रिमूव्ड इन द रफ टेरेन। इन रफ टेरेन जो डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि स्केल में थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो होती है उसको रिमूव किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्केल, कि कितना मैक्सिमम स्केल है और कितना मिनिमम स्केल है उसका एवरेज कैलकुलेट करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन को थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इफ़ द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर गिवन, यानी कि हमारे पास स्केल ऑफ फोटोग्राफ दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखी है, तो हम हाइट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, जैसे कि ये फॉर्मूला दे रखा है कि हाइट इज़ इक्वल्स टू फोकल लेंथ अपॉन में SP।
बेसिकली एसपी पहले वहाँ था, हमने हाइट निकालने के लिए फोकल लेंथ अपॉन में एसपी कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली ये डायग्राम आप देख ही रहे हैं जहाँ पर एच दिखा रखा है। एच मतलब जो भी फ्लाइट लाइन है, हाइट है, फ्लाइट लाइन नहीं बल्कि हाइट, जैसे यहाँ पर एयरक्राफ्ट है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या है डिस्टेंस, फिर इसके बाद एफ़ क्या हो गई, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा एक्सिस हो गई, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर स्केल को दर्शाया गया है। सो यहाँ पर बेसिकली हमने देखा एच का क्या मतलब होता है, हमने यहाँ पर एफ़ का मतलब देखा। अगर हम यहाँ पर देखें ए बी, सो ए और बी का मतलब यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट, जैसे कि मान लो हमने ग्राउंड पे, ये क्या है ग्राउंड है, और ए और बी यहाँ पर दो इंसान हैं, ठीक है। और इनका जो है हमने इनको रेफरेंस पॉइंट मान के अपनी फ़ोटोग्राफ में किया। सो ये जो हमारी फ़ोटोग्राफ है इसमें भी ये ए और बी क्या है, फ़ोटो में इस ए और इस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। पी यहाँ पर क्या है, कैमरा लेंस, और जिसको हम लोग कहते हैं नोडल पॉइंट, ठीक है। और यही पी फ़ोटोग्राफ में कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। और ये ए और बी क्या हो गए, ये जो ए बी है, ये जो छोटा ए बी है, ये क्या दर्शाता है, डी पी, डी पी यानी कि डिस्टेंस ऑन द फोटो। वहीं एक है हमारे पास बड़ा ए बी जो कि क्या है, जी, जी यानी कि डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज़ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, दिस इज़ डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ। और ये हमारा पूरा लेंस स्केल का है डायग्राम, जिसके अंदर बताया गया है कि कितना स्केल है, कि ये चीज़ पहले ग्राउंड पे इतनी लंबी है लेकिन फ़ोटो में सिर्फ इतनी सी ही हमें जो है नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा डायग्राम है, आप इसे अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। मेन तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, हाइट हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई, ये यहाँ पर ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑन द फोटो बिटवीन टू पॉइंट्स, और ए और बी एक्चुअल पॉइंट्स ऑन द एक्चुअल अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये ऊपर से यहाँ पे कैमरा का लेंसेज बिल्कुल यहाँ पर रखा गया है इस तरीके से, और पी क्या हो गया, नोडल पॉइंट, ठीक है, या फिर कैमरा का जो लेंसेज हो गया वो। सो ये हमारे पास ये डायग्राम भी डन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, स्केल वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कुछ मेथड्स करे, स्केल का डायग्राम किया, स्केल की डेफिनेशन करी, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 2 का, जो कि है अवेलेबिलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स इन इंडिया। सो जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर एरियल फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए और मैपिंग करने के लिए, वो कौन सी एजेंसी है, सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, सर्वे ऑफ इंडिया। It conducts aerial surveys, maintains a large archive of aerial photographs of various parts of the कंट्री, कि कंट्री में अलग अलग पार्ट्स का एरियल सर्वे करना, लार्ज आर्काइव मतलब कलेक्शन मेंटेन करना, अलग अलग एरियल फोटोग्राफी का कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया करता है। हाउ टू एक्वायर एरियल फोटोग्राफ्स इन इंडिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि मान लो हमें एक एरियल फोटोग्राफ्स चाहिए तो उसके लिए भी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया को कॉन्टैक्ट करेंगे, एक रिक्वेस्ट देंगे वेबसाइट से या फिर कोई इनके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ऑफिस में जाके फॉर्म फिल करेंगे, हम जानेंगे कि हमें कौन से जगह की जो है एरियल फोटोग्राफी चाहिए, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या उसका मैप है, हमें क्यों चाहिए, हमें किसी को पढ़ाना है, दिखाना है, खुद देखना है, पर्पस क्या है, क्यों चाहिए हमें एरियल फोटोग्राफ, वो बताते हैं हम। नेक्स्ट आ गया कि कितने समय के लिए हमें वो एरियल फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। फिर आता है इसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस, कि सिंस एरियल फोटोग्राफ्स के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव रीजन्स या इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखती है, जैसे कि बॉर्डर से रिलेटेड हो गया, मिलिट्री जोन्स हो गए इंपॉर्टेंट, जो कि अगर गलत लोगों के पास चले गए, सो इट कुड बी अ वेरी सीरियस थ्रेट टू आवर इंडियन सिक्योरिटी। सो इस वजह से भी क्या होता है, एरियल फोटोग्राफ्स को बहुत ही प्रॉपरली सिक्योरली मेंटेन किया जाता है, और हर किसी को ऐसे अवेलेबल नहीं करवाई जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनको मना करती है। नॉन सेंसिटिव एरियाज़ आर यूजुअली अवेलेबल फॉर एकेडमिक और रिसर्च पर्पसेस, लेकिन जो सेंसिटिव एरियाज़ नहीं हैं, जैसे कि नॉन सेंसिटिव एरियाज़ नॉर्मल प्लेसेस हो गए घूमने वूमने की, और सिंपल वो रिसर्च के लिए और पढ़ाई के लिए, एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। फिर हो गई पेमेंट, कि एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं वो फ्री में नहीं मिलती हैं, हमें उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कितना कवर एरिया है, क्या फॉर्मेट है, डिजिटली चाहिए, वैसे प्रिंट कराई हुई चाहिए, नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी हैं। फिर है डिलीवरी फॉर्मेट, की प्रिंट्स वगैरह में हार्ड कॉपी भी मिल सकती है, हमें डिजिटल स्कैन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस क्या हैं एरियल फोटोग्राफ्स की देने में, कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको
स्टिकर रेगुलेशंस फेस करने पड़ते हैं अगर उन्हें एरियल फोटोग्राफी चाहिए किसी एरिया के इंडिया में। नेक्स्ट आता है एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ बॉर्डर कोस्टल स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस दे आर रिस्ट्रिक्टेड। परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव जोन। सो ये हमारा टॉपिक है कौन सा, एक्विजन और इंटरप्रिटेशन, वो अवेलेबिलिटी ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। इसमें सिंपल इतना याद रखना है कि कौन सी एजेंसी रिक्वायरमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी होती है और पूरा एक छोटा मोटा सा प्रोसेस है। फिर इसमें रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाता है, सिक्योरिटी की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके अलावा क्या मात्र यही एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह अरेंज करवाती है या क्लिक करती है? नहीं, ये इनके अलावा कुछ और एजेंसीज़ हैं जैसे कि ये नाम दे रखे हैं, इसरो हो गई है ना, इसरो का अलग से एक हो गई छोटा सा सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया जो कि सैटेलाइट इमेजेस एरियल डाटा इंटरप्रिटेशन से डील करता है। डिफेंस सर्विसेज मिलिट्री सर्वे हो गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट रिमोट सेंसिंग एजेंसीज हो गई, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग हो गया जो कि एरियल फोटोग्राफी का यूज़ सॉइल लैंड यूज़ में करते हैं। ये रीजनल एरियल सर्विस करवाने के लिए स्टेट रिमोट एजेंसीज। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को क्यों चाहिए, फॉरेस्ट मैपिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए। डिफेंस सर्विसेज को क्यों चाहिए, सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक मैपिंग के लिए। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो का पार्ट है, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर डील्स विद सैटेलाइट इमेजनरी एंड एरियल डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगला, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज इंटरप्रिटेशन। ये भी एक छोटा सा अलग सा सिंपल सा टॉपिक है कि इमेज इंटरप्रिटेशन प्रोसेस हो गया जिसके अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, मात्र एरियल फोटोग्राफ्स के अलावा हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ऑब्जर्वेशन से, अलग अलग टूल से। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग नेचुरल यानी कि फिजिकल फैक्टर्स और एक होते हैं कल्चरल फीचर्स फ्रॉम एरियल इमेजेस। सो हम इमेजेस से फिजिकल और कल्चरल जो होते हैं वो फीचर्स जो हैं दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें सो लैंड यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है इमेज इंटरप्रिटेशन का। जैसे हमारे पास एक एरियल फोटोग्राफ है, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या कल्चरल फीचर्स हैं, क्या इसके जो हैं मैन मेड या फिजिकल फीचर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, डिजास्टर असेसमेंट, अर्बन प्लानिंग वगैरह को। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन की मेन 8 एलिमेंट्स होते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन करने के लिए दैट हेल्प्स अस इन इंटरप्रेटिंग एरियल इमेजेस इफेक्टिवली। सबसे पहले आता है टोन, मतलब कलर या ग्रे शेड। इट रेफर्स टू द ब्राइटनेस और द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑन द ब्लैक एंड द वाइट फोटोज़ डार्कर और द लाइटर शेड्स का यूज़ किया जाता है। अगर डार्कर है दैट मीन्स वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है, वहीं अगर सैंड वगैरह मिट्टी वगैरह है ज़्यादा तो वो लाइट होगा। ऑन कलर्ड फोटोग्राफ वेजिटेशन ग्रीन, ड्राई लैंड्स वगैरह ब्राउन या येलो इस तरीके से जो है नज़र आते हैं। ठीक है, तो टोन में मतलब कि हमने एक एरियल फोटोग्राफी देखी, उसके अंदर कुछ रीजन्स क्या हैं, कुछ रीजन्स ब्लैक हैं। ठीक है, कुछ रीजन्स जो हैं हमें थोड़े से लाइट कलर के दिख रहे हैं, फिर से कुछ ब्लैक हो गए, फिर इस तरीके से अलग अलग रीजन्स हो गए, है ना। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कलर या टोन को देख के कि अगर कोई डार्क सा एरिया है तो हम समझ सकते हैं कि वो वाटर वगैरह ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है टेक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास टेक्सचर। इट रेफर्स टू स्मूथनेस और रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इमेज। स्मूथनेस और रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इमेज। वाटर बॉडीज़ का स्मूथ टेक्सचर होगा, फ्लैट लैंड का स्मूथ टेक्सचर होगा, रफ टेक्सचर किसका होगा, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज़, रग टेरेन्स का। फिर आता है शेप की शेप, जैसे कि एरियल फोटोग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें अलग से शेप्स होती हैं, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, कभी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी इस टाइप से। ठीक है, तो वो किसको दिखाती है, अलग अलग शेप अलग अलग चीज़ों को दिखाती है। जैसे रनवे हो गया कोई प्लेन्स वगैरह के लिए तो वो लॉन्ग होगा, रेक्टेंगल होगा इस तरीके से। वहीं अगर फील्ड्स हैं तो उनके अलग अलग शेप होगी हैं। फिर इसके बाद रिवर्स हो गई, वो तो ऐसे मेंडरिंग करते करते इस तरीके से या ऐसे यूं यूं दिखाई जाएगी, है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला साइज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगला साइज़। साइज़ में हम लोग क्या बताएंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प आइडेंटिफाई देम कंपेयरिंग नोन साइजेस टू जज अननोन साइजेस। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कोई इतनी बड़ी जो है मैप में हमें एक
इतनी बड़ा एरिया दिखाया गया है, तो हमें लग रहा है वी आर कन्फ्यूज़ कि ये रोड है या रिवर है, बट हम जज कर सकते हैं कि रोड इतनी चौड़ी कैसे हो सकती है, रिवर्स तो फिर भी हो सकते हैं बट रोड इतनी बड़ी किस काम की। सो वही है कि हम लोग एनालाइज करके साइज़ वगैरह देख के डायमेंशंस वगैरह चेक करके भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा इस एरियल फोटोग्राफ में अगर इस चीज़ का साइज़ कुछ इस तरीके से है तो ये रोड ही होगी, या ये ज्योमेट्रिक शेप है तो ये टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल है बिल्कुल और लॉन्ग है तो ये रनवे या रोड, इस टाइप से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। पैटर्न नेक्स्ट आता है कि अंडरस्टैंडिंग रेफर्स टू स्पेशल अरेंजमेंट और द रिपीटेशंस ऑफ द फीचर्स। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने देखा कि ग्रिड पैटर्न है अर्बन एरिया, सिटीज़ का हो गया, इस टाइप से अलग अलग है हमें नज़र आ रहे हैं अलग अलग, तो हम समझ सकते हैं कि कोई एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह होगा। सो जो पैटर्न्स को एनालाइज करके हम लोग इमेजेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा ये जो फोटोग्राफी है ये तो मोस्टली कंट्री साइड का रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर इतना सिटी वगैरह नहीं है, खुले खुले ग्राउंड्स वगैरह हैं, तो उस तरीके से भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं पैटर्न्स का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है शेडो वगैरह को एनालाइज करने के लिए हाँ हम लोग करते हैं शेडोज़ वगैरह को एनालाइज, ताकि हम लोग हाइट शेप टॉल ऑब्जेक्ट्स की उसको डिटरमाइन कर सके। टॉलर ऑब्जेक्ट्स कास्ट लॉन्गर शेडोज़। नेक्स्ट आता है अपने पास शेडो कैन ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर्स लाइक टावर्स, चिमनीज, ट्रीज। फिर आता है साइट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ अ फीचर इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट की, जैसे कि इसमें साइट वगैरह आ गया कि मान लो कोई विलेजेस हैं वो हमें पता है कि नज़र आ रहा है कि ये रोड है या फिर कोई एक वाटर सोर्स है तो ये कोई विलेज होगा, या फिर इस तरीके से हम लोग साइट्स वगैरह को ऑब्जर्व करके भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द नियर बाय फीचर्स, स्टेडियम नियर स्कूल ग्राउंड्स, टेम्पल्स नियर वाटर टैंक्स, इंडस्ट्रियल एरिया नियर रेलवे लाइन। तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक रेलवे लाइन जो है वो जा रही है तो इसके आसपास कोई खुला ग्राउंड कोई फैक्ट्री वगैरह हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं, किसको इंटरप्रेट करते हैं एरियल फोटोग्राफ को। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक रहता है बस, जो कि क्या है, ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, ये इस तरीके से शीट्स वगैरह जो है बनती हैं। तो इस शीट को अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये शीट बेसिकली क्या डिपिक्ट करती है, ये शीट डिपिक्ट कर रही है फ़िलहाल हमें ज्योमेट्री ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ। तो इसके अंदर ये जो चीज़ है हमारे पास, सो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या चीज़, लैंड सरफेस। ठीक है, सो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो चीज़ दिख रही है आपको येलो कलर में, ये क्या है, लैंड फोटोग्राफ। सो यहाँ पे लैंड फोटोग्राफ या लैंड सरफेस को दिखाया गया, इट इज़ लेबल्ड एज ABCD। सो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ABC और D। सो ये क्या है, बेसिकली ये है एक लैंड फोटोग्राफ। ठीक है, दिस इज़ अ लैंड फोटोग्राफ, दिस इज़ एक्चुअल एरिया ऑन द ग्राउंड जिसका हम लोग फ़ोटो खींच रहे, चित्र खींच रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्पेस या ऑब्जेक्ट स्पेस, कि ये 2-4 ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच का स्पेस है, जो एक्चुअल ग्राउंड पे स्पेस है वो ये डिनोट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट लैंड फोटोग्राफ। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट। सो ये जो चीज़ है ना यहाँ पर जो बिल्कुल बीच में दिखाई गई है, ये क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट। दिस इज़ प्रिंसिपल पॉइंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट आता है फोटो प्लेन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फोटो प्लेन, जो कि कौन सा है, ये वाला एरिया। दिस इज़ फोटो प्लेन। ठीक है, जो कि छोटा ABCD से रिप्रेजेंट किया गया है। पॉजिटिव सरफेस और फोटो प्लेन इसको कहा जाता है। इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेनेशन करें, इट इज़ लेबल्ड एज ABCD इन द इमेज। दिस इज़ द इमेज कैप्चर्ड बाय द एरियल कैमरा और द फोटो सरफेस। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ग्राउंड एंड द लेंस डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिगरेशन। दिस प्लेन इज़ वेयर द इमेज इज प्रोजेक्टेड ड्यूरिंग द फोटोग्राफी एंड फॉर्म्स द एक्चुअल एरियल फोटोग्राफ। सो ये बेसिकली क्या है, फोटो प्लेन है, फोटो सरफेस है, जो ये ग्राउंड है ना इसकी फ़ोटोग्राफ है ये चीज़, और ये क्या है, यहाँ पर इसका पॉइंट हो गया मेन प्रिंसिपल पॉइंट। यहाँ पर इसके फ्यूडिशियल मार्क्स हो गए, ये इस तरीके से पूरी फ़ोटो हो गई। और ये किसके बीच में लाई करता है, नेगेटिव सरफेस यानी कि फोकल प्लेन और एक्चुअल लैंड सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा, नेगेटिव सरफेस और द फोकल प्लेन। इट इज़ लेबल्ड एज A1 B1 B1 C1 D1। सो दिस इज़ अ फिल्म और द सेंसर सरफेस इनसाइड द कैमरा। सो दिस इज़ द फिल्म और द सेंसर सरफेस इनसाइड द कैमरा वेयर द लाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिफ्लेक्ट्स थ्रू लेंस एंड गेट्स कैप्चर्ड वेयर द लाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ से इसको आजू बाजू से कहीं लाइट मिली और यही लाइट जो है इसने रिफ्लेक्ट करी, और यही कैमरा लेंसेज ने क्या किया, उसको कैप्चर किया। और ये क्या है, बेसिकली दिस इज़ अ फोकल
सरफेस जो सेंसर या फिल्म के अंदर का जो एक इनसाइड प्लेन होता है वो ये डिपिक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली एट द फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा लेंस सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है बेसिकली, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास एफ यानी कि फोकल लेंथ, ये चीज़ हो गई हमारे पास एफ यानी कि फोकल लेंथ। नेक्स्ट आता है की कंपोनेंट इन द डायग्राम। तो एस यहाँ पे क्या है, कैमरा स्टेशन और द एक्सपोजर स्टेशन। द कैमराज लोकेशन इन द स्पेस एट द मोमेंट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ ऑल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव सेंटर, फोकल लेंथ एस टू द फोटो प्लेन। सो फोकल लेंथ क्या हो गई, एस इज टू ये चीज़ क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई, रेफरेंस पॉइंट हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैमरा वाला जो पॉइंट है जहाँ पे कैमरा लोकेटेड है बेसिकली ये चीज़, ठीक है। सो इसको हम लोग पर्सपेक्टिव सेंटर भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव सेंटर भी कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है पर्सपेक्टिव सेंटर की कैमरा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, और ये हमारी पूरी क्या है, रियल फोटोग्राफ है जिसमें हमने प्लेन सरफेस किया, एस का मतलब 3 सरफेस हैं, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत बता रखा है, एस के बाद यानी कि कैमरा स्टेशन के बाद अगली चीज़ बता रखी है फोकल लेंथ क्या चीज़ है। तो फोकल लेंथ हमने किया एस से लेके फोटो प्लेन तक, एस से लेकर फोटो प्लेन तक, यानी कि ये जो है ये चीज़ क्या है पूरी एफ यानी कि फोकल लेंथ हो गई। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टॉपिक यहाँ पर लाइन ऑफ साइट यानी कि प्रोजेक्शन रेज, लाइन ऑफ साइट यानी कि प्रोजेक्शन रेज। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं प्रोजेक्शन रेज। प्रोजेक्शन रेज बेसिकली यहाँ पर क्या है, जैसे ये चीज़ हो गई एस से लेकर जितने भी ग्राउंड हैं यहाँ तक, ग्राउंड पॉइंट्स हो गए ये सारे क्या हैं, ये सब क्या है, प्रोजेक्शन रेज, कितना एरिया जो है कवर किया गया है कैमरा के द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ द इमेज होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑन द इमेज दैट लाइज डायरेक्टली बीनीथ द कैमरा, वर्टिकली हेल्प्स इन ओरिएंटेशन एंड द ज्योमेट्रिक करेक्शन। सो प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑन द इमेज हमने किया था जब हम फ्यूडिशियल कॉर्नर्स को मैच करते हैं, ठीक है। जब हम सारे फ्यूडिशियल कॉर्नर्स को मैच करते हैं उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट को प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा पॉइंट होता है जो कि वर्टिकली अबव होता है कैमरा के ऊपर। सो ये क्या है, कैमरा है और यहाँ पर ही प्रिंसिपल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था किसके बारे में, कि ज्योमेट्री ऑफ द एरियल फोटोग्राफ। सो दिस वाज ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ, जिसके अंदर हमने पूरा ये डायग्राम किया, ठीक है, जो कि क्या है, ज्योमेट्री दर्शाता है, जिसके अंदर 3 प्लेन्स हैं। कौन कौन से 3 प्लेन्स हैं, सबसे पहला प्लेन है हमारे पास लैंड फोटोग्राफ, दूसरा प्लेन है पॉजिटिव सरफेस और फोटो प्लेन, तीसरा है नेगेटिव सरफेस और फोकल प्लेन। नेक्स्ट आता है 3 इंपॉर्टेंट प्लेन्स इन द डायग्राम, कौन कौन से थे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन द डायग्राम, प्रिंसिपल पॉइंट के बारे में देखा, प्रोजेक्शन रेज या लाइन ऑफ साइट के बारे में देखा, फोकल लेंथ के बारे में देखा। नेक्स्ट है तो ऑल द 3 यूनिट्स आर डन, ऑल द बेस्ट। सो इसके अंदर बेसिकली हमने ये पूरा सिलेबस एक बार कर लिया है। एक बार हम वापस जाएं सिलेबस पे, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, फोटोमेट्री कर ली, टाइप्स वगैरह ये पूरी यूनिट कर ली। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ एनोटेशंस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सिंबल साइंस जो कि एरियल फोटोग्राफ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने स्केल पढ़ लिया, फिर हमने एग्वेबिलिटी और इक्विजन वगैरह पढ़ लिया। इमेज इंटरप्रिटेशन पढ़ लिया कि 7-8 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जैसे कि साइज़ क्या होता है, रेशो वगैरह क्या होता है इसके अंदर, रिवर्स वगैरह कैसे आते हैं, फिजिकल और जो भी कल्चरल फीचर्स होते हैं वो सब। फिर हैं एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन वगैरह भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है स्टीरियोस्कोप विजन और ये सारा आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग, ठीक है। सो ये हमारी पूरी यूनिट, तीनों यूनिट डन। इसके साथ आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस MDU के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है।